Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to all of my students who are watching out this video. Today's video is very important because today we are going to study the practice question. Actually, today we are going to do practice question of all of those concepts which we have studied till now. So it's very important कि यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट जो हमने प्रेडिकेट के पढ़े हैं और मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ कोई बात बताता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। अब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन हम देख रहे होंगे कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली के पेपर में हमें ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछा जा सकता है। ये सिर्फ वीडियो ना सिर्फ हमारे एक रेगुलर सेमेस्टर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये हमें आगे फर्दर बहुत सारे एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, सॉफ्टवेयर हाउसेस के इंटरव्यूज के अंदर और जितने भी एग्जाम्स हमारे होते हैं, इवन के पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेस्ट होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, तो उनमें भी इस तरह के जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हम इन क्वेश्चंस को बारी-बारी देखते जाते हैं और मैं आपके साथ इनका पॉसिबल सॉल्यूशन भी डिस्कस करते जाता हूँ। सो देखिए जी, पहला क्वेश्चन किस टाइप का है? इट सेज ट्रांसलेट दीस स्टेटमेंट्स इनटू इंग्लिश। आपको ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये वाली आपको, ठीक है? और कहा गया है कि इसको आपने इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसलेट करना है। द डोमेन ऑफ ईच वेरिएबल, हमने पढ़ा था कि हर एक वेरिएबल की डोमेन होगी, हर एक की। तो डोमेन क्या है जी? यहाँ पे देखिए ये पहला पार्ट है हमारे पास, तो पहले पार्ट की डोमेन क्या है? ये जो है इसकी डोमेन है फॉर ईच वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इनकी जो डोमेन है वो रियल नंबर्स है हमारे पास। अच्छा, अब आपको नजर आ रहा होगा कि हमने तो इस तरह से सिंगल क्वांटिफायर्स देखे थे। सो इस तरह से एक क्वांटिफायर देखा और आगे हमने एक प्रेडिकेट देख लिया। सो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसे हम नेस्टेड क्वांटिफायर्स कहते हैं। सो नेस्टेड क्वांटिफायर से क्या मुराद है कि एक क्वांटिफायर के साथ एक दूसरा मुख्तलिफ किस्म का क्वांटिफायर आ रहा होगा। यानी कि एक ये वेरिएबल है, आपका एक्स वेरिएबल है, और इस एक्स वेरिएबल के साथ आगे वाई वेरिएबल के लिए कोई और डिफरेंट टाइप का क्वांटिफायर जो है वो इस्तेमाल हो रहा होगा। सो इसको हम नेस्टेड क्वांटिफायर कहते हैं। सो अब देखते हैं कि ये सेंटेंस हमें अब देख के तो बड़ा डर लग रहा होगा कि ये सेंटेंस एक्चुअली है क्या। लेकिन जब भी कोई स्टेटमेंट ट्रांसलेट आप करने लगे तो उसमें कुछ कीवर्ड्स आपके सेम रहेंगे, कुछ कीवर्ड्स आपके हमेशा सेम रहेंगे। देखिए, जैसे जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये जो ऑपरेटर है आपका, ये जो आपका क्वांटिफायर है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? फॉर ऑल के लिए, ठीक है? फॉर ऑल। सो ये आपने हमेशा याद रखना है कि इस क्वांटिफायर के लिए हमेशा जो इंग्लिश के लिए आप कीवर्ड इस्तेमाल करोगे, इसके लिए फॉर ऑल इस्तेमाल करोगे। और इस तरह का जो क्वांटिफायर होगा आपके पास, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये हमारा जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। और ये इसकी जगह पे क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। सो देयर एग्जिस्ट, ये हम हमेशा इसकी जगह पे जो है वो लिखेंगे। इसके बाद जब आप ये क्वांटिफायर्स खत्म कर दें ट्रांसलेशन, अभी मैंने आपको मुकम्मल ट्रांसलेशन नहीं समझाई कि ट्रांसलेट हो क्या रहा है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कुछ ऐसी फिक्स चीजें हैं जो कि हर ट्रांसलेशन के अंदर आप बड़े आराम से यूज कर पाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा एक शॉर्टकट मेथड देखते होते हैं कि सर मैं अब आपको जितना मर्जी इसका लॉजिक बता दूं, आपने एंड पे आके मुझसे ये क्वेश्चन करना है, सर कोई एक जल्दी से आसान सा तरीका बताएं, हम सेंटेंस को देखें और हम जो है ना उसको ट्रांसलेट कर दें। तो हमेशा जो है वो तरह से किसी न किसी जुगाड़ में रहते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि आपको फिर इस तरह से कोई शॉर्टकट मेथड जो है वो बता दीजिए। तो बेटा, ये जब भी कीवर्ड आपको नज़र आए तो इसकी जगह पे क्या लिखना है आपने? फॉर ऑल लिख देना। और जब भी ये कीवर्ड नज़र आए उसके आगे उसके लिए रिमूव करके इंग्लिश का कीवर्ड क्या लिखना है? देयर एक्सिस्ट आपने लिख देना। फिर इसके बाद जैसे ही ये ब्रैकेट शुरू हो, ये ब्रैकेट शुरू हो, ये ब्रैकेट शुरू हो, तो अब ये आपका रिज़ल्ट शुरू होने वाला होता है। इसका मतलब है कि आप कंडीशन बताने वाले हैं कि जो स्टेटमेंट की जो कंडीशन है, ये देखिए कंडीशन नज़र आ रही है, लेस देन एक कंडीशन नज़र आ रही है। अभी इस कीवर्ड का तो आपको पता है ना, कीवर्ड क्या है आपका? ये कीवर्ड, ये जो ऑपरेटर है, ये जो सिंबल है, ये क्या है? लेस देन का। तो इसकी जगह पे आप क्या लिखते हैं? लेस देन लिख दें। और ये क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल। तो ग्रेटर देन और इक्वल लिख दें आप। इसकी जगह पे ग्रेटर देन और इक्वल लिख दें। अब आप किस तरह से इसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, बड़े आराम से देखना आपने। देखिए फॉर ऑल, देखिए फॉर ऑल, सो फॉर ऑल कह दें, फॉर एवरी कह दें। देखिए साथ में मैंने सॉल्यूशन भी आपके साथ ही मैंने ये सॉल्यूशन मैंने साथ इसलिए चूज़ किया ताकि आपको आइडिया हो सके कि जो है वो हम कैसे इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। मैं अभी इसी तरह से खुद ही सारे आपको करवाऊँगा।
तो देखिए ये वेरिएबल है फॉर ऑल। देखिए इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो सेम हो, लेकिन उसका मीनिंग, फॉर्म, फॉर्मेट वो सेम होना चाहिए। ठीक है? जो मीनिंग है वो सेम होना चाहिए। देखिए मैं कहता हूँ पानी को गिलास में डाल दें। एक कहता है कि एक बच्चा कहता है एक बच्चा कहता है कि पानी को गिलास में आप डाल दें। एक बच्चा कहता है गिलास में पानी डाल दो। और दूसरा बच्चा कहता है कि गिलास को ज़रा भर दें। तो देखिए तीनों मुख्तलिफ किस्म के बोलने में जुमले मतलब मुख्तलिफ हो रहे हैं, लेकिन इनका मायने एक ही आ रहा है। तो जो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे उस ट्रांसलेशन के अंदर इंग्लिश के जो वर्ड्स होंगे वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उस ट्रांसलेशन की जो सेंस है वो नहीं बदलनी चाहिए। देखिए ये कहता है कि जो एक्स है आपका, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। अब देखिए डोमेन भी आपने ऐड करनी है कि एक्स कैसा नंबर है, एक्स एक रियल नंबर है। सो फॉर ऑल, अब देखिए मैंने कहा था कि आप इसको इस ऑपरेटर को हटाएं, इस ऑपरेटर को देखिए यहाँ से हटाए, देखें ये ना, फॉर ऑल एक्स, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगी? तो आप कहेंगे फॉर ऑल, इस और को हटाया, फॉर फॉर ऑल कह दें या फॉर एवरी कह दें, देखिए सेम है ना, मतलब फॉर ऑल कह दें या फिर आप फॉर एवरी कह दें, दोनों ही चीज़ें आपकी जो है वो सेम साउंड कर रही हैं। फॉर एवरी हर एक के लिए, फॉर ऑल सब के लिए, दोनों सेम बातें। देखिए फॉर एवरी, अब देखिए आगे एक्स आ गया। अब एक्स क्या है? एक्स एक रियल नंबर है। उसने एक डोमेन दी हुई ना, आपको डोमेन दी हुई है, एक्स एक रियल नंबर। सो फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, देखिए इसकी ट्रांसलेशन की, सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन की हमने, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। अब जहाँ पे भी आपको ये नजर आए ना फॉर ऑल एक्स, तो आपने आंखें बंद करके वहां पे लिख देना फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। अब एक्स कुछ भी हो सकती है, डोमेन भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे कह देता कि डी डोमेन है मेरी नेचुरल नंबर, तो आपने क्या फॉर एवरी नेचुरल नंबर एक्स। ठीक है? अब आगे ये ऑपरेटर आ गया, देखिए ये वाला। सो मैंने इसके लिए क्या बोला था, इसके लिए आपको बोल लिखना पड़ेगा देयर एग्जिस्ट। सो देखिए आपने यहाँ तक लिखा फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, फिर उसके बाद देखिए अगली इसकी ट्रांसलेशन शुरू होगी, तो इसकी क्या, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर वाई। अब देखिए देयर एग्जिस्ट, इस ऑपरेटर को हटाया और इसकी जगह पे हमने इंग्लिश लिख दी देयर, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। अब वाई क्या है? वाई मेरा एक रियल नंबर है। सो इसके ट्रांसलेशन में मैं क्या लिखूंगा? देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर वाई, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर वाई। यहाँ तक देखिए, ठीक है जी। सो यहाँ तक हमने कर दिया। अब ये यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से ट्रांसलेशन लेके चल रहे हैं। फॉर एवरी रियल नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर वाई। ऑलराइट, सो यहाँ तक आपका सेम होगा। अब आगे कंडीशन शुरू होने वाली है। अब कंडीशन शुरू होने से पहले, ब्रैकेट से पहले आपने हमेशा हमेशा सच दैट लगाना है। ठीक है? सच दैट लगाना आपने। अब सच दैट का मतलब ये नहीं कि ये आपने ब्रैकेट है, ये अगले में देखिए 2 ब्रैकेट आएंगे, यहाँ पे भी सच दैट, यहाँ पे भी सच दैट। तो सच दैट एक लफ्ज को बार बार नहीं हम बोलते, खूबसूरती नहीं ना निकल। जैसे मैं इंग्लिश में बोलता हूँ आई वाज प्लेइंग, आई वाज ईटिंग, आई वाज एब्सेंट। सो इस तरह से जैसे मैं बार बार ये बोलता जाऊंगा तो एक बुरा सेंटेंस, एक साउंड बुरा आ रहा होगा मेरे पास। तो इसलिए हम ज़्यादा सच दैट भी नहीं लगाते। तो सच दैट, ये ब्रैकेट के लिए हमने सच दैट कंडीशन लगाई। अब आगे कंडीशन लिखी हुई है सच दैट एक्स इज़ लेस देन वाई। तो ये लेस देन वाई, तो आप कहते हैं एक्स इज़ लेस देन वाई। तो ये इसकी जो है वो ट्रांसलेशन होगी। ऑलराइट? सो इसी तरह से बी वाला सेंटेंस देखें। अब देखिए फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, देखिए सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करें, इसको ट्रांसलेट करें फॉर एक्स। ठीक है? फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, फॉर एवरी रियल नंबर वाई, एंड फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, फॉर एवरी रियल नंबर वाई। अब देखिए यहाँ पे देख लें, अब पूरे सेंटेंस को पहले एक नजर देख लें कि आपने किस तरह से यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे ये भी आ गया, ये भी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब, इसका इसका हमारे पास क्या मतलब होता है? इसका तो हमारे पास मतलब होता है इफ इफ आ गया। ठीक है? सो इसका मतलब है कि, और इसका ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? एंड मतलब होता है। तो अब, और ये कंडीशन क्या बता रहा है? देखिए ये बता रहा है कि फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, फॉर एवरी रियल नंबर वाई, एक्स आ गया सच दैट, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाए ना, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। दोबारा से देख लें, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, फॉर एवरी रियल नंबर वाई, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड सच दैट वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इफ इफ एक्स एंड वाई बोथ। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, आप ये भी कह सकते हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स डॉट वाई। तो अब आपका जो इसमें से बेटर लगता है वो लिख सकते हैं। आप ये देखिए एक ये भी लिख सकते हैं, अब ये भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इसकी जगह पे एक्स डॉट वाई की जगह पे आप ये लिख सकते हैं कि इफ प्रोडक्ट
ऑफ, ठीक है, इफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा। अब जब ये आप स्टार्ट में लिखेंगे ना तो आपको लगेगा, अब देखिए जैसे मैंने आपको अभी ट्रांसलेट करके दिया, मैं आपको ट्रांसलेट करके देता हूँ। मैंने अभी कैसे आपको ट्रांसलेट करके दिया है, मैंने आपको ऐसे ट्रांसलेट करके दिया ना, मैंने पहले आपको ये ट्रांसलेट करके दिया, ये वाला ये वाली पूरी लाइन मैंने आपको ट्रांसलेट करके दी इस तरह से। अब देखिए मैंने इसकी ट्रांसलेशन क्या करके दी आपको, अगर मैं आपको दोबारा से करके दिखाऊँ तो मैंने इसकी ट्रांसलेशन ये करके दी। एक्चुअली मैं पेन से ही लिख लेता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी हो, बार-बार यूज़ कर रहा हूँ मैं एनोटेशन। तो देखिए इसका मैंने क्या लिखा, ये फॉर ऑल एक्स, अब देखिए फॉर एवरी फॉर एवरी फॉर एवरी रियल नंबर एक्स एंड 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 फॉर एवरी रियल नंबर वाई such that x is greater or equal to 0 and such that y is greater or equal to 0 if the product of x and y is greater or equal to 0। अब देखिए मैंने इतना लंबा आपको सेंटेंस लिख के दिया ये वाला। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या एक्चुअली किया है। मैं सारा आपको जो है वो सारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे पार्ट में एक एग्जैक्टली वन टू वन ट्रांसलेशन कैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए देखिए फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, ये देखिए इसकी ट्रांसलेशन होगी फॉर ऑल की, ये फॉर ऑल आ गया, फॉर ऑल एक्स आ गया, फिर उसके बाद ये आ गया, ये आ गया ना, एंड मैंने लिखा ताकि एक ही जुमला लगे, एंड फॉर एवरी रियल नंबर वाई, ये फॉर एवरी रियल नंबर वाई, सो फॉर ऑल भी लिख सकते हैं आप, ये इसकी ट्रांसलेशन। फिर इसके बाद देखिए ब्रैकेट आगे मैंने लिख दिया सच दैट, अब देखिए आगे कंडीशन आ गई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन, और ये निकाल लिखना चाहिए तो मुझे लिखना चाहिए एक्स इज ग्रेटर, और ये एवरी को मैंने इक्वल लिखना था, सॉरी मैंने एवरी लिख दिया, इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आगे ये ऑपरेटर था y एंड सच दैट y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे, इक्वल टू 0। अब आगे ये क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ x इज y इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया बेटा। अब ये मैंने पूरी इसको ट्रांसलेशन कर दी। अब जब आप ट्रांसलेशन एक मर्तबा कर देते हैं एग्जैक्टली, फिर इसको हम एक मीनिंगफुल ट्रांसलेशन के अंदर लेके जाते हैं। अभी तो हमने क्या किया, हमने तो अभी यही देखा ना बेटा कि हमने इस सारे को वर्ड टू वर्ड एज इट इज ट्रांसलेट किया, लेकिन इसकी कंप्लीट एक सेंसिबल सेंटेंस में अभी से ट्रांसलेट, सेंसिबल और छोटे सेंस में ट्रांसलेट करना है जिससे कंप्लीट सेंस बन रही है। तो अब आपको ये पढ़ के क्या समझ आ रहा होगा, अब आपको पढ़ के ये समझ आ रहा है कि जनाब आप सारे रियल नंबर ले लें, अगर आप वो वाले तमाम रियल नंबर लेते हैं, आप वो वाले तमाम रियल नंबर लेते हैं एक्स और वाई जिनकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, तो फिर अगर आप वो वाले तमाम रियल नंबर ले लें, अगर आप वो वाले तमाम रियल नंबर ले लें जिनकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, उनकी फिर प्रोडक्ट भी, यानी कि जब उन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी प्रोडक्ट भी 0 या 0 से बड़ी आएगी। यानी कि आप वो तमाम रियल नंबर ले लें जिन रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई जिन रियल नंबर्स की वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है, जब आप उन दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर 0 या 0 से बड़ा आएगा। अब ये पूरा सेंटेंस ये बन रहा है। तो अब बेटा आपने अपनी इसी ट्रांसलेशन को जो आपने सिंबल टू सिंबल किया, इसको एक सेंसिबल सेंटेंस के अंदर बदल देना आपने, ठीक है? आपको समझ आ गया। अब देखिए ये सेंसिबल सेंटेंस में कैसे, अब देखिए ये नीचे सेंसिबल में उसने छोटा करके प्रिसाइज करके बदला हुआ है। अब आप जैसे मर्जी बदल दो, जरूरी नहीं है कि आप जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको दिया आप उसी तरह से चलो, जैसे मर्जी आप चलो, आप इस तरह से चलो, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स
and real number y. If x and y both are नॉन नेगेटिव, अब नॉन नेगेटिव से क्या मुराद है? देखो उसने लफ्ज इस्तेमाल किया, लफ्ज का चुनाव किया नॉन नेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि x और y की वैल्यू जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि नॉन नेगेटिव वही होते हैं ना जो जीरो होते हैं या जीरो से बड़े होते हैं। इफ x एंड y बोथ आर नॉन नेगेटिव देन देयर प्रोडक्ट इज नॉन नेगेटिव। तो देखिए उसने पूरी इस बात को, इस पूरे मीनिंग को किस तरह से एक छोटे से जुमले के अंदर एक्सप्रेस कर दिया। तो ये चीज आपको जो है वो बेटा मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब वर्ड टू वर्ड इसकी ट्रांसलेशन के लिए चलें, तो आप उसे बेशक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर लें, लेकिन फिर ट्रांसलेट करने के बाद उस जुमले को जरा एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर लेके आए ताकि वो पढ़ने में बेहतर लगे। अब देखिए आपने ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दिया, फॉर एवरी रियल नंबर x and for every real number y such that x is greater than equal to 0 or y is greater than or equal to 0 if the product of x and y greater or equal to 0। अब ये कोई सेंस नहीं दे रहा, अब ये पढ़ के आपको सेंटेंस सेंस नहीं ना भरनी कोई, मतलब कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि एक रियल नंबर एक्स है और एक नंबर रियल नंबर वाई है, एक्स की वैल्यू बड़ी है या बराबर है जीरो के, या वाई की वैल्यू बड़ी है बराबर जीरो के, अगर उनके प्रोडक्ट जो है वो बराबर हो या बड़ी हो जीरो से। तो अगर आप इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे तो फिर जो है वो सेंटेंस की वो उस तरह से सेंस नहीं डेवलप हो पाती। तो आप क्या करें, आप बारी-बारी इनको ट्रांसलेट कर लें, बारी-बारी इनको ट्रांसलेट करें, फिर उनको एक सेंसिबल सेंटेंस के अंदर ले जाएँ। तो अब एक और बात मैं आपको इसमें बता दूँ कि जब भी इफ आ जाए, देखिए यहाँ पे जैसे ये है ना इफ, तो जैसे इफ आ जाए, सो इफ से पहले वाली जो बात होती है, उसको आपको पता है बाद में लिखना होता है। मतलब कि जैसे ये रिजल्ट है, मैं कहता हूँ कि द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 इफ इफ एक्स और वाई आर रियल नंबर व्हिच आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ये बात एक आपने याद रखनी है। ये मैंने आपको पहले नहीं बताई, मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि आप इसे एग्ज़ैक्टली वर्ड टू वर्ड कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब आपने ये भी रूल एक याद रखना है कि जब आप इफ वाला सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हो, तो पहले ये वाला जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, इस चीज़ को आप बाद में ट्रांसलेट करें, और इफ लगा के इससे पहले जो इफ के बाद वाली लाइन होगी, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पहले ले आप लिख दें। ऑलराइट? सो देखिए इसी तरह से आगे चलें। अब यहाँ पे कोई इफ नहीं है, सो ये अब बगैर इफ वाले तो वैसे ही सिंपल हो जाएंगे, जैसे मैंने ऊपर आपको वर्ड टू वर्ड बताया। तो देखिए जैसे ये अब फॉर ऑल एक्स की क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, फॉर ऑल एक्स की, इसकी भी अगर मैं लिखूं, सो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, और इसकी क्या होगी वाई, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, फॉर एवरी रियल नंबर वाई, और इसकी क्या होगी, इसकी होगी देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर z। सो फॉर एवरी रियल नंबर x, फॉर एवरी रियल नंबर y, देयर एग्जिस्ट अ नंबर z। अब ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सच दैट। सो इसके लिए लिख दिया सच दैट। अब देखिए एक्स वाई द प्रोडक्ट, अब दोनों मल्टीप्लाई हो तो प्रोडक्ट कहते हैं ना, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है? तो इस तरह से आप इसको जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए उसने नीचे कितना प्यारा मतलब कि सेंटेंस को रीफ्रेज करके लिखा होगा, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स एंड वाई देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर जी सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू। अच्छा उसने वो भी नहीं लिखा द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0, इंग्लिश में नहीं लिखा, ऐसे डायरेक्ट ही लिख दी कंडीशन। तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो इसमें मेन चीज़ यही है, आपकी बार-बार मैंने इस पे यही प्रैक्टिस करवानी है कि आप इसे ट्रांसलेट करें तो किस तरह से आप करें। मज़ीद अब कुछ हम स्टेटमेंट्स देखते हैं ताकि आपको समझ आ सके। अब देखें ये है, अब इसे करेंगे, अब इसे करें देखें क्या कैसे करेंगे। सो देयर एग्जिस्ट, अब देखिए पहले स्टॉक पढ़ें, ट्रांसलेट दिस विद द डोमेन ऑफ ईच वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है। सो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स सच दैट। ठीक है? अब देखिए, अब आप इस तरह से भी चल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स एंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y such that x and y is equals to y। अब देखिए इसके अंदर जब आप सेंटेंस को लेके चलेंगे, तो फिर आपको ये रियलाइज होगा कि यार मुझे सच दैट पहले नहीं लिखना चाहिए। मतलब कि मुझे सच फॉर एवरी रियल नंबर y पहले नहीं लिखना चाहिए, पहले मुझे सच दैट जो है वो लिख लेना चाहिए। क्योंकि सेंटेंस देखिए बाजू का देखिए बेटा, ये बिल्कुल इसी तरह से कि आपको मैं कहता हूँ कि मुझे ये ट्रांसलेट करके दो इंग्लिश, मुझे ये ट्रांसलेट करके दो उर्दू में, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, तो मैं ये खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। हाँ मुझे इसकी ट्रांसलेट करके दो, मैं खा रहा हूँ खाना। ठीक है? हाँ मुझे ये ट्रांसलेट करके देंगे, वर्ड टू वर्ड ये ट्रांसलेट करके देंगे, आई की आप ट्रांसलेट करेंगे मैं, और ईटिंग खा रहा, फूड खाना, मैं खा रहा हूँ खाना, मैं खा रहा, ईट का मतलब तो ये होता है ना खा रहा, खा रहा
और खाना, मैं खा रहा खाना। तो अब अगर हम देखें तो हम कहें यार ये आप क्या ट्रांसलेट कर रहे हो, तो गलत है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मतलब कि सही सेंसिबल ट्रांसलेशन नहीं आपकी। तो इसी तरह से आप जब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो आप बेशक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर लें, आप इन सिंबल से डायरेक्ट इंग्लिश के अंदर चले जाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन उनको ट्रांसलेट करने के बाद प्लीज उसको एक मरतबा देख लें कि क्या सेंस ठीक बन रही है या नहीं बन रही। ये आपकी ये जो है ना, अब आप ये सोचोगे कि सर ये सेंस अब किस तरह से ठीक बनाई जाए, तो ये सेंस आपकी ठीक बनेगी प्रैक्टिस से। आप जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप लेके चलेंगे, उतना ज्यादा आपकी जो सेंस सेंटेंसेस को रिफ्रेश करने की, कंडीशन को समझने की, उतनी ज्यादा आपकी बेसिक जो है वो बेहतर होती जाएगी। ठीक है जी। सो देखें, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, फॉर एवरी रियल नंबर वाई। ऑलराइट, अब देखिए मैंने कहा था कि जहां पे ये आ जाए, इफ आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने इसकी ट्रांसलेशन पहले लिखनी है। आपने क्या लिखनी है, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, फॉर एवरी रियल नंबर वाई, एक्स एंड माइनस वाई। ठीक है, सो द सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, फॉर फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ फॉर एवरी रियल नंबर एक्स एंड रियल नंबर वाई। अब देखें, ये पहले ट्रांसलेट कर दी, फिर उसके बाद इफ आ गया ना, इफ। सो इफ लगा के हम क्या कहेंगे, इफ लगा के हम कहेंगे इफ x is non-negative and y is negative, the then the difference xy is positive। अब देखिए ये नेगेटिव लफ्ज और पॉजिटिव लफ्ज हमें कहीं नहीं मिल रहे, इसमें हमें नहीं पता लग रहा है, इसमें बस ये पता लग रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन आपका जीरो आ रहा है। तो आपने पहले से वर्ड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, आपने कहा जी फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, फॉर एवरी रियल नंबर वाई सच दैट एक्स इज, अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल का मतलब पॉजिटिव नंबर हुआ एक्स, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। अब इफ तो हटा दी, इफ तो पहले लगा दिया था हमने, then the result shows us that the difference will also be greater than zero, the difference will also be positive। so इस तरह करके आप जो है वो इसकी फर्दर ट्रांसलेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से यार ये देखिए, फॉर एवरी रियल नंबर x there exists a real number y and z such that, ये कंडीशन ऐसे लिखते हैं, सच दैट, ये कंडीशन। तो इसमें जो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा तंग कर रहा होगा अभी, वो इफ वाला तंग कर रहा होगा कि सर इफ वाले को बाद में आगे पीछे करना वो मुश्किल हो रही है। तो इफ वाले को आगे पीछे करने में आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप बस ये देखें ना कि कंडीशन क्या बन रही है। आप देखेंगे फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, फॉर एवरी रियल नंबर वाई। सो आपको बात को देख के भी समझ आ रहा होगा, सॉरी आपको देखकर भी समझ आ गया होगा या आ रहा होगा कि ये हमें क्या बताता है कि तमाम रियल नंबर एक्स और वाई जो कि ग्रेटर देन जीरो हों या नेगेटिव हों, दोनों हों, कटे हों, तो फिर उनका डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि उनका डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव होता है। सो इसी तरह से हमारे पास, मेरे पास ये भरमार है क्वेश्चंस की। सो हम इसी तरह से बारी बारी हर एक क्वेश्चंस को जो है वो देखते जाते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है लेट क्यू एक्स वाई बी द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है जिसमें एक्स है, एक्स हैज सेंट एन ईमेल टू वाई। एक्स ने, ये एक स्टेटमेंट है, एक्स ने ईमेल भेजी वाई को, where the domain for both x and y consists of all student। अब x और y क्या स्टूडेंट इन योर क्लास, for each of the following quantification in English। अब हर एक क्वांटिफिकेशन को हमने एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब देखिए x और y, अब ये क्या आ गया, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, अब उसने डोमेन बता दी स्टूडेंट्स। ठीक है, देयर इज सम, अब देखिए देयर एग्जिस्ट, अब x और y, x की जगह पहले हम कह रहे थे रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट आ रियल नंबर, अब हम इसमें कहेंगे देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट in your class who has sent a message, who has sent an email to some student in your class। ठीक है, x क्या है, x हमारे पास x and y all the students in class, all the students in class। तो देखिए ये there exist, ये x आ गया x, और इसको हम क्या लिखेंगे, there exist some students in your class who has sent an email to few या देयर सम स्टूडेंट्स इन योर क्लास, के कुछ स्टूडेंट्स ने आपकी क्लास में एक से दूसरे बच्चों को क्या भेजी है, ईमेल भेजी है। अब देखिए अगर आप इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लेके चलें, देखिए क्या सेंस बनती है। देखिए ये अब देखिए एक्स, ये स्टेटमेंट है पूरी स्टेटमेंट। अब पूरी स्टेटमेंट का मतलब है कि एक्स हैज सेंट एन ईमेल मैसेज टू द वाई। अब यहाँ पे एक्स लिखा हुआ ना, एक्स, सो एक्स हैज सेंट एन ईमेल मैसेज टू द वाई। तो अगर मैं ये कहूँ कि देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट्स इन वाई, फिर आगे लिख दूँ देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट इन वाई, देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास, देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट्स इन क्लास एंड देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट इन क्लास हु सेंट मैसेज टू
टू सम स्टूडेंट्स, तो वो सेंस नहीं बनेगी। तो हमने यहाँ पे क्वांटिफायर देखा, हमें क्वांटिफायर पता लग गया कि एक्स और वाई। अब देखिए एक्स का वाई से रिलेशन क्या है, एक्स और वाई का रिलेशन ये है कि एक्स ने ईमेल भेजी वाई को, ठीक है। अब उसने उसके पीछे क्वांटिफायर क्या इस्तेमाल कर लिया, दोनों के साथ क्वांटिफायर इसने इस्तेमाल कर लिया है देयर, देयर एग्जिस्ट वाला। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को ईमेल भेजी हुई है। इस तरह नेक्स्ट को देखें, सो देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट्स who has who है आगे पूरी स्टेटमेंट, who has sent an email to every student in the class, ठीक है। every student in the class has sent an email to few students in the class। so इस तरह करके आपकी भी आई थिंक इस तरह से कुछ सेंस डेवलप हो रही होगी। सो मैं यहाँ पे इस वीडियो को कुछ देर के लिए आप पॉज करें और जितने ये नीचे ट्रांसलेशन हुई हुई है इन सारों को खुद से करने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा और आप इनकी जो है वो बाद में अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास यही सेम चीज है, इसी तरह का क्वेश्चन है जी। सो इस सेंटेंस को भी देखते हैं हम इसी तरह से। सो इसमें हमारे पास क्या ऑफर हो रहा है, देखिए Q और X और Y ये एक कंबाइंड स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कहते हैं कि स्टेटमेंट में क्या X हैज सेंट एन ईमेल मैसेज, अच्छा सॉरी ये मैं वही सेंटेंस ही दोबारा करवा रहा हूँ, दोबारा से देखते हैं। ये हम कर रहे थे, सो देखिए इसमें क्या हो रहा है, P और X और Y be the statement student X has taken class Y, ठीक है। कि कोई भी स्टूडेंट, ये डोमेन है X, स्टूडेंट X और Y, और Y क्या है कि स्टूडेंट X ने क्लास ली, किसकी क्लास ली, क्लास Y ली। कोई भी क्लास हो सकती है, वो Y क्लास कोई भी हो सकती है, यानी कि कंप्यूटर साइंस की क्लास हो सकती है, प्रोग्रामिंग की क्लास हो सकती है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की क्लास हो सकती है, कोई भी क्लास हो सकती है। The domain for X consists of all the students in your class। अब देखिए X से क्या मतलब है, जब भी X को आप रिमूव करोगे उसकी जगह आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट्स। आप उसकी जगह लिखोगे स्टूडेंट्स इन योर क्लास। X की जगह पे हम क्या लिखेंगे, X की जगह जहां भी X आएगा हम वहां पे लिख देंगे स्टूडेंट्स इन योर क्लास, और Y जहां पे भी आएगा वहां पे क्या लिख देंगे, कंप्यूटर साइंस कोर्सेज। देखिए कंप्यूटर साइंस कोर्सेज एट योर स्कूल, कंप्यूटर साइंस कोर्सेज एट योर स्कूल। अब ये इस तरह से हमें ट्रांसलेशन हमें समझ आ गई कि एक्स क्या और वाई क्या। अब देखिए एक्स लिखा हुआ है, सो एक्स देयर एग्जिस्ट, सो देयर एग्जिस्ट फ्यू स्टूडेंट्स, देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको आप बेहतर करने के लिए इंग्लिश के कोई से भी बेहतर लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास who has taken। अब देखिए इसके बाद मैं फौरन इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि अभी दोनों वेरिएबल्स मेरे इकट्ठे जुड़े हुए, कॉमा आगे y जुड़ा हुआ है, तो y के लिए क्या कंडीशन है, who has। अब देखिए y के लिए देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास who has taken, who has taken computer science, there are few students in the class who has taken few computer science courses at your school। अब देखिए ये ठीक है। सो ये देखिए ये क्या था, इसको मैंने अब फ्यू कर दिया, मुझे बार बार देयर एग्जिस्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, अगर मैं बार बार देयर एग्जिस्ट लिखूंगा तो वो सेंटेंस फिर खराब हो सकता है। तो इसलिए उसको प्रिसाइज और कंसाइज लिखने के लिए मैंने लिखा। अब देखिए इसका क्या मतलब बन रहा है, इसका मतलब ये बन रहा है कि आपके क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखिए ये आ गया ना। इस ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, इस ऑपरेटर का मतलब ये होता है ना कि फ्यू, वेरी फ्यू, या आप इसे एट लीस्ट भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं मिनिमम भी कह सकते हैं, वेरी लेस भी कह सकते हैं। आपकी क्लास में बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के बहुत कम कोर्सेज पढ़े हुए हैं। ऑलराइट, सो इसकी ट्रांसलेशन आप किस तरह से करोगे कि देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास हु हैज टेकन वेरी फ्यू कंप्यूटर साइंस कोर्सेज एट योर स्कूल, जिन्होंने बहुत कम जो है वो उसके लिए में। सो पहले जब भी देखिए पूरी स्टेटमेंट है ना, ये पूरी आपकी स्टेटमेंट है, ये पूरी आपकी स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट आपने पूरी इकट्ठी लिखनी है। सो आप इन इस चीज से कंफ्यूज हो ना कि सर ये आप दरमियान में कैसे मिक्स कर रहे हैं। देखिए ये पूरी पी एक्स वाई स्टेटमेंट का मतलब ही यही है। देखिए जब मैं ये बोलता हूँ ये और ये, जब मैं ये बोलता हूँ ये मैं कंप्लीट, तो ये मैंने कंप्लीट कंप्लीट जुमला लिखना है, ये वाला सॉरी, ये पूरी स्टेटमेंट मैंने इकट्ठी लिखनी है, ये मैंने कंप्लीट इकट्ठी लिखनी है। अब इस स्टेटमेंट में रद्दो-बदल कैसे होगी, मतलब कि स्टूडेंट एक्स हैज टेकन क्लास। अब ये स्टूडेंट एक्स हैज टेकन, स्टूडेंट एक्स, अब ये स्टूडेंट एक्स के साथ मैं देखूंगा क्वांटिफायर क्या लगा हुआ है, इसके साथ क्वांटिफायर लगा हुआ है, ये क्वांटिफायर, तो मैं इसकी जगह इसको थोड़ा सा मोल्ड कर दूंगा, कहूंगा देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है। एक्स की जगह यही ना, एक्स क्या, एक्स है जी मेरे पास कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, कि एक्स मेरे पास तमाम स्टूडेंट जो मेरी क्लास के अंदर है, तो मैं अब एक्स की जगह उसने क्वांटिफायर लगाया हुआ है
फ्यू का, ये फ्यू के लिए होता है ना, देयर एग्जिस्ट बहुत कम जब हो तो मैं कहूँगा देयर आर वेरी फ्यू या देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन क्लास। फिर आगे अगला पार्ट कौन सा शुरू हो रहा है एक्स के बाद? वाई वाला पार्ट। तो वाई वाला क्या है? वाई वाला है जी कंप्यूटर साइंस कोर्सेज एट योर स्कूल। और इनको जोड़ कौन रहा है? टेकन। देखिए वाई वेरिएबल को और एक्स वेरिएबल को दरमियान में कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? टेकन जोड़ रहा है। तो इसलिए देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास who has taken few courses of computer science। अब इसी तरह ये देखिए बेटा, there are few students in the class who has taken every course of computer science। अब देखिए y के साथ उसने क्या लगाया? for all लगाया। और y डोमेन क्या थी? computer science courses की। और x और y को कौन सा जुमला जोड़ा था यहाँ पे? टेकन जोड़ा था, जिसका मतलब है कि आपकी क्लास में बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने सारे कोर्स पढ़े हों। इसी तरह ये देखिए आपकी क्लास में सारे बच्चों ने कंप्यूटर साइंस के बहुत कम कोर्स पढ़े हैं, फ्यू कोर्स पढ़े हैं आपने, ठीक है? वाई अब देखिए यहाँ पे इसने एक्स और वाई जो है वो इसको चेंज कर दिया, वाई को चेंज कर दी ना, वेरिएबल चेंज कर दिया, यानी कि पहले ये लिख दिया और बाद में फिर वो जाके जो है वो ये लिख रहा था। अब इसको कैसे हम चेंज करेंगे? हम इसको कैसे चेंज करेंगे? ये जो डी वाला है हमारा, कि अब देखिए देयर, अब देखिए वाई डोमेन क्या थी? डोमेन थी मेरी कंप्यूटर साइंस कोर्सेज एट योर स्कूल। So there are very few computer science courses in our school which is taken by all of the students। कि हमारे ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर साइंस, बहुत कम कंप्यूटर साइंस के, कुछ कंप्यूटर साइंस के ऐसे कोर्सेज हैं जो कि हमारी क्लास में तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ने लिए हैं। ऑलराइट, सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे सारे तमाम के तमाम कोर्सेज, हमारे स्कूल में कंप्यूटर साइंस के जो तमाम कोर्सेज हैं वो बहुत कम बच्चों ने पढ़े हैं। सारे के सारे कोर्सेज हमारे स्कूल में बहुत कम बच्चों ने पढ़े हैं। तो इस तरह करके आप इसे फर्दर जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम मजीद कुछ देखते हैं, इसका सॉल्यूशन भी है। अब इसके सॉल्यूशन में देखें तो ये यहाँ पे लफ्ज को प्रिसाइज कर रहा है और एटलीस्ट का लफ्ज यूज कर रहा है। आप इसको इस तरह से भी एटलीस्ट का भी वर्ड जो है वो इसके साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है? सारों में एटलीस्ट, एवरी, प्रिसाइज करके जो है वो लेके चल रहे हैं इन सारे सेंटेंसेस को। इसी तरह से हम आगे मजीद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें अब हमें क्या कहता है? ये कहता है कि लेट डब्ल्यू एक्स वाई मीन्स दैट स्टूडेंट एक्स हैज विजिटेड वेबसाइट वाई। ये स्टूडेंट एक एक्स है, उसने वेबसाइट विजिट की वाई। द डोमेन ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल एंड द डोमेन वाई कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेबसाइट्स। तो अब देखिए पहले एक्स और वाई प्रेडिकेट के साथ अब उसने नाम दे दिया, सारा स्मिथ www at.com। तब ये बड़ा सिंपल सा इसका मतलब है कि सारा स्मिथ, देखिए पहले सारा स्मिथ और इसने पीछे ये इसका नाम दिया, तो सारा स्मिथ हैज विजिटेड द वेबसाइट www this। सिंपल हो गया ना, सिंपल हो गया हमारे पास। अब देखिए, यहाँ पे ये आ गया देयर एग्जिस्ट वाई। अब देखिए वाई की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, वाई की वैल्यू क्या दी हुई है? वाई की वैल्यू उसने दी हुई है हमें, वाई की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू। देखिए ये प्रेडिकेट है, पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हमारे पास सिंपल चल रहा था, पहले हमारे पास सिंपल चल रहा था। अब वो सिंपल क्या चल रहा था हमारे पास? ये था ये प्रेडिकेट कि जोस ओर्स, जोस ओर्स, और आगे देखिए वेबसाइट को उसने वाई किया हुआ है और यहाँ पे इसने लगाया हुआ है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट जोस ओर्स हु हैज विजिटेड द वेबसाइट, हु हैज विजिटेड द वेबसाइट वाई, ठीक है? इसी तरह से ये देखें कि there are few students, there are few students, या there is a few student, या there is at least one student who has visited this website, ठीक है नी? इस तरह करके हम इसको जो है वो आपस में मिला सकते हैं। इसी तरह से अगर हम मजीद बात करें अपने जो इसी तरह से हम आगे अगर मजीद बात करें अपने दूसरे पार्ट की, सो जो अच्छा एक चीज है इसमें कि ये जो जोज ओर्स है ये एक्स के लिए और ये वाई के लिए देयर एग्जिस्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट जोज ओर्स नहीं, हमें कहना चाहिए, कि जोज ओर्स हैज विजिटेड वेरी फ्यू वेबसाइट्स, क्योंकि वाई डोमेन के साथ ही आ गया। प्लीज करेक्ट इट, यानी आपको जोज ओर्स के साथ देयर एग्जिस्ट लगा दे। जोज ओर्स के साथ हम जो है वो नहीं यूज कर सकते, ठीक है जी? हम हमारे पास क्या है? हमारे पास आगे फर्दर क्या है? फर्दर हम देखते हैं हमारे पास डी वाला जो है। सो
देखिए अब देखिए वाई देयर एग्जिस्ट अ वेबसाइट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ वेबसाइट वाई विच इज विजिटेड बाय अशोक पुरी. So Ashok Puri has visited very very less a few website. Why? And Cindy Yon visited the website. Why? अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे एक मसला है. मसला ये कि क्या ये प्रेडिकेट का स्कोप इस वाई के साथ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, इस प्रेडिकेट का स्कोप इसके साथ भी आ रहा है, तो इसके साथ इसके साथ भी आ रहा है. देखिए ये प्रेडिकेट लगाया, ये सिंगल ब्रैकेट, ठीक है, ये देखिए ये सिंगल ब्रैकेट और यहाँ पे ब्रैकेट एक मिसिंग है, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आएगी, ठीक है. देखिए एक तो ये प्रेडिकेट वाली होगी ना, तो इसने स्टार्ट में अगर ब्रैकेट लगा दिया तो यहाँ पे लास्ट में नहीं लगाया, तो स्टार्ट में लगाया, इसका मतलब है कि ये पूरे इस प्रेडिकेट को लेके चल रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट वाई का स्कोप इस वाई के ऊपर भी अप्लाई होगा. फिर तो आप समझ गए होंगे कि अशोक पुरी ने और सिंडी योन ने बहुत कम कुछ वेबसाइट्स को विजिट किया, ठीक है, कुछ वेबसाइट को विजिट किया. अब आगे देखते हैं. अब इसी तरह से बाकी जितने हैं हमारे पास ई वाली स्टेटमेंट है. सो इसमें भी अगर आप देखें तो हमें ये नजर आएगा कि देखिए यहाँ पे इसने एक लास्ट पे एक ब्रैकेट लगाई हुई है, जिसका मतलब है कि ये वाला स्कोप जो है वेरिएबल वाई और जी का स्कोप जो है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, मिल रहा है. लेकिन यहाँ पे इसने कहा हुआ है कि वाई इज नॉट इक्वल्स टू डेविड बेल्चर. अब इसको हम किस तरह से करेंगे, ठीक है, जब जो है हमारे पास कैसे होगा. देखिए डेविड बेल्चर ने वेबसाइट विजिट की है, देखिए इसको देखें. अभी क्या है ना, जी जी वेरिएबल का स्कोप क्या आ रहा है, जी वेरिएबल का देखिए, जब आप एक पूरी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किसके बारे में एक्चुअली बात कर रहा है. तो देखिए जी वेरिएबल का स्कोप क्या बन रहा है, ये जी वेरिएबल है, जी वेरिएबल का स्कोप बन रहा है ये, ठीक है. सो देखिए डेविड बेल्चर ने, डेविड यहाँ पे आ रहा है डेविड बेल्चर, सो इसका मतलब है डेविड बेल्चर ने तमाम वेबसाइट्स विजिट की हैं. और फिर उसके बाद आ रहा है ये इम्प्लाइज इफ भी आ रहा है हमारे पास, तो कंफ्यूजिंग सेंटेंस हो रहा है. इफ, ठीक है, इफ आगे वाई जी, ठीक. तो इसका मतलब वो कहता है कि जो वाई है वो नॉट इक्वल टू डेविड बेल्चर. डेविड बेल्चर का मतलब यह है कि एक बंदा है जो कि डेविड बेल्चर नहीं है, जो कि डेविड बेल्चर नहीं है, और डेविड बेल्चर ने तमाम की तमाम वेबसाइट्स जिक्र की हुई हैं. तो फिर इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, वो कहेगा कि वाई देखिए देयर एग्जिस्ट अ पर्सन, वाई देखिए पर्सन है ना, पर्सन का नाम, देयर एग्जिस्ट अ पर्सन. अब देखिए वाई इज नॉट डेविड बेल्चर, इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अ पर्सन, यहाँ पे मैं ये स्पेसिफिकली कहना चाह रहा हूँ कि हम ये कहें कि वाई दैट पर्सन इज नॉट अ डेविड बेल्चर, दैट पर्सन इज नॉट अ डेविड बेल्चर. So there exists a person who is not a David Belcher and has visited all the websites and visited all the websites देखिए and has visited all the websites that has been visited by the David Belcher, कि जो कि डेविड बेल्चर ने तमाम की तमाम वेबसाइट्स की हैं. डेविड बेल्चर के अलावा एक और कुछ और बंदे भी हैं जिन्होंने सारी की सारी वेबसाइट्स को विजिट किया हुआ. So let's move on लिटिल ट्रिकियर वन क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखिए. सो देख के क्वेश्चन को डरना नहीं है, पहले सो देख लेना कि हो क्या रहा है. सो वो कहता है कि एक्स और वाई, देखिए कुछ लोग हैं एक्स और कुछ लोग हैं वाई, यानी कि दोनों, और यहाँ पे स्पेशली अंदर कह रहा है एक्स और वाई दोनों मुख्तलिफ लोग हैं, दोनों मुख्तलिफ, यानी कि कुछ देर आर डिफरेंट पीपल्स, देर आर डिफरेंट पर्सन. देखिए एक्स का मतलब ये था ना, एक्स इज अ पर्सन, एक्स इज अ पर्सन. अगर हम एक्स को दोबारा से देखें तो एक्स क्या है हमारे पास, एक्स कंसिस्ट ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. सो एक्स क्या है हमारे पास, स्टूडेंट्स. सो देयर आर डिफरेंट स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल. सो एक्स और वाई दोनों डिफरेंट, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं दोनों की. सो एक्स एंड वाई डिफरेंट. सो देयर एग्जिस्ट डिफरेंट स्टूडेंट्स, देयर एग्जिस्ट डिफरेंट स्टूडेंट्स. अब देखिए देयर डिफरेंट स्टूडेंट एंड, अब देखिए ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ये कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों डिफरेंट. अब देखिए ये क्या आ गया, ये क्या बात आ गई, देखिए ये आ गई इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ. अब इफ एंड ओनली इफ, अब ये क्या चीज है, इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली इफ का इफ से मुराद है कि अगर एक्स डिफरेंट है, देखिए एक्स आपके स्कूल का स्टूडेंट है और उसने वेबसाइट विजिट की, कौन सी वेबसाइट विजिट की, देखिए ऑल जी, प्रेडिकेट की डोमेन क्या है ऑल जी. इफ एंड ओनली इफ एक्स
visited all website and why visited all websites. So ये कहता है कि there are different students in your school who has visited all the websites in the who has visited all the websites. So देखिए इसमें अब आप सोचोगे कि इफ एंड ओनली इफ मैंने क्यों नहीं बोला, आप वो भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि देयर आर टू डिफरेंट स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई इफ एंड ओनली इफ। देखिए जब मैं कह रहा हूँ देयर आर टू डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो ये बिल्कुल वही वही बात है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ students has visited all the if and only if all websites visited if if the students are different in your class, कि अगर ये स्टूडेंट डिफरेंट होंगे तभी वो सारी की सारी वेबसाइट्स को इकट्ठे सारी वेबसाइट्स को जो है वो विजिट कर पाएंगे। सो मैं आपसे दोबारा यही कहा कि आप अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में चलें तो लेकिन उसके लिए आपको पहले समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि एक्चुअली में हो कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, फिर जाके आपको जो सेंटेंस की सही तरह से समझ आ पाएगी और आप उसको प्रॉपर सेंटेंस के अंदर जो है वो प्रॉपर सेंटेंस में फिर जाके कन्वर्ट कर पाएँगे। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, तो फिर आपके लिए थोड़ा-सा कन्वर्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो देखिए जैसे यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ आ गया, तो आप इफ एंड ओनली इफ के साथ भी लेके चल सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई इन योर क्लास व्हिच आर नॉट इक्वल बट 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 दे हैव विजिटेड ऑल द वेबसाइट। ठीक है? सो इसमें अब आप सोचोगे कि इसमें इफ एंड ओनली इफ आप कहाँ पे ऐड करें? सो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास इफ एंड ओनली इफ हू हैव विजिटेड ऑल द वेबसाइट्स। सो इस तरह करके आप ले सकते हो। तो जब आप इसकी एग्ज़ैक्टली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे यानी कि हर कीवर्ड की ट्रांसलेशन करेंगे, आपको खुद ही पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये सेंटेंस एक सेंसिबल नहीं बना। मुझे सेंसिबल बनाने के लिए कुछ कीवर्ड्स रिमूव करने पड़ेंगे। तो आप कुछ कीवर्ड्स अगर रिमूव भी कर दें तो कोई बात नहीं है उसकी।